नमस्कार बच्चों, आज का पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। सबसे पहले हम लेखक के जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हरिशंकर प्रसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। प्रसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागमणि की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा और दौर व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन में पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। प्रसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में प्रसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। पाठ की ओर चलेंगे। प्रेमचंद का एक चित्र हमारे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवेस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद मैंने लेसेस बिना तरीके के, गलत तरीके से बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने के पर बंद के सिरों पर की लोहे की पत्ती निकल जाती है। अब प्लास्टिक की आती है, पहले आगे जो पत्ती होती थी ना जूते के बीच में, वो लोहे की होती थी और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। मेरी किसकी? लेखक की, हरिशंकर प्रसाई जी की दृष्टि जो है वो उनके जूते पर अटक गई है। तो वो ये कह रहे हैं कि सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। प्रेमचंद जी को महान कथाकार कहा जाता है और साहित्यिक पुरखे साहित्य के पूर्वज, और उंगली बाहर दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे।
कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। क्या अर्थ है इस पैराग्राफ का कि लेखक पूछ रहे हैं अपने मित्र से, प्रेमचंद जी से, कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जी तो लिखने में ही पूरा ध्यान लगाते थे। उनका उद्देश्य अच्छे से अच्छा लिखना होता था। कपड़ों का मतलब उनके जीवन में केवल तन ढकना ही था। लेखक प्रेमचंद जी के भावों को देखकर यह अनुमान लगा रहे हैं कि प्रेमचंद जी को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उनके जूते फटे हुए हैं। उनके मन में गहरे विश्वास की झलक दिखाई दे रही है कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। प्रेमचंद जी एक कथाकार हैं। उन्होंने समाज में जिन लोगों पर शोषण होता है उनका अपनी कहानियों में वर्णन किया है। तो वे कह रहे हैं उनके मन में जो भरी व्यथा, दुख है, उससे उभर कर आने में समय लगा होगा। इसलिए तो लेखक अपने भावों में ही व्यस्त रहते हैं। प्रेमचंद जी की आधी अधूरी मुस्कान इसलिए दिखाई दे रही है। तो फिर से सुनिए पैराग्राफ। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, क्योंकि जब फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं ना तो वो ये बात कहते हैं स्माइल प्लीज। तो ऐसा ही उस समय घटित हुआ होगा। तो दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं बड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। मुस्कुराने की कोशिश तो की प्रेमचंद जी ने, लेकिन वो पूरी तरह से मुस्कुरा नहीं पाए। तो बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। अर्थात उनका जो दुख है ना वो प्रकट हो रहा है। तो यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो ने खिंचाने से क्या बिगड़ता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई, पत्नी ने आग्रह किया होगा ना, फोटो खिंचा लेते हैं। वो अपनी पत्नी के कहने पर इन्होंने फोटो, प्रेमचंद जी ने फोटो खिंचवा ली होगी, कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने का को जूता भी न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। प्रेमचंद जी की आंखों में जो दर्द है उसे हरिशंकर प्रसाई जी महसूस करते हैं, अपने आप को रोने से रोकते हैं, उनके व्यंग्य को समझने का प्रयास करते हैं और चुप हो जाते हैं। वे प्रेमचंद जी के लिए कह रहे हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे की कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए वो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते भी नहीं मांगे जाते थे। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो में भी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ प्रेम प्रसाई जी के कहने का मतलब है कि फोटो क्या होती है? एक यादगार होती है जो सदैव छाया चित्र बनकर हमारे साथ रहती है। देखो उन्होंने कैसे कैसे उदाहरण दिए हैं कि वर के समय क्या मांग लिया जाता है। ठीक है, तो प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व यहाँ उभर कर आया है कि वे कितने सीधे साधे व्यक्ति थे। उनमें दिखावा नाम मात्र भी नहीं था, अन्यथा वे जूते अवश्य मांगते। लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे इत्र चुपड़ लेते हैं जैसे फोटो में से खुशबू आ जाएगी। यहाँ लेखक उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो दिखावे की संस्कृति पर विश्वास करते हैं। गंदे से गंदे आदमी की फोटो खुशबू देती है, मतलब लोगों की असलियत छुप जाती है। एक फोटो में आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं यह दिखाई दे रहा है।
कहने का अभिप्राय है कि अपनी कमजोरियों को छिपाकर जो इंसान दिखावा करके अपने आप को प्रस्तुत करता है, उस व्यक्ति पर गहरा करारा व्यंग्य किया गया है। टोपी 8 आने की मिल जाती है और जूते इस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। अब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। 50 पैसे का महत्व। 8 आने मतलब 50 पैसे। टोपी और जूते के मूल्य का अंतर तुम्हें समझ नहीं आया? लेखक के मित्र क्या पूछ रहे हैं कि टोपी और जूते के मूल्य का अंतर तुम्हें समझ नहीं आया? अपनी टोपी अर्थात अपनी प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते थे, न कि दिखावे। क्योंकि फटा जूता उनकी गरीबी को प्रदर्शित कर रहा है, तो वे कह रहे हैं कि मुझे यह बात चुभ रही है कि तुम्हें युग प्रवर्तक कहा जाता है, फिर भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा खुद का जूता भी अच्छा नहीं है, अर्थात मेरी आर्थिक स्थिति तुमसे कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। मेरी अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कवि यहाँ क्या कहते हैं लेखक? सॉरी, आर्थिक तंगी मुझे भी है, लेकिन उसे लोगों को मैं दिखाता नहीं हूँ। यानी आज जो संस्कृति है वह दिखावे की संस्कृति है। हम छिपाने में विश्वास करने लगे हैं। पर्दा क्या करता है? तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। पर्दा क्या करता है? पर्दा किसी चीज को ढकने का काम करता है। तो हम अपनी कमजोरियों को छिपाकर उस पर कुर्बान हो रहे हैं। मेरा जूता कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। यह हरिशंकर प्रसाई जी अपनी बात कर रहे हैं। अंगूठा जमीन में इसे घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इसी तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी को देखकर ऐसा लगता है कि वे कहीं खोए हैं। कुछ सोचकर उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई होगी। और ये जो है ना, होरी और हल्कू, सुजान, ये सभी क्या है? प्रेमचंद जी के उपन्यास व कहानियों के चरित्र हैं, जिसका उदाहरण इस पाठ में लेखक ने दिया है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक। मेरी जनता का लेखक क्यों कहा है? क्योंकि प्रेमचंद जी को आम आदमी का कहानीकार माना जाता है। उन्होंने गरीबों और शोषित वर्ग को अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया है। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या
बनिए के तगादे क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। मतलब बनिए का कुछ उधार लिया होगा जिससे बचने के लिए चलते फिरते रहते होंगे। ठीक है, चक्कर लगाने में जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया, घिस घिस गई बिसर गयो हरि नाम। कुंभन दास कौन थे? ये थे भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे। कौन गए थे? कुंभन दास। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने इस पाठ में प्रस्तुत कर दिया है कि फतेहपुर सीकरी आने जाने में भी घिस सकता था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया, घिस घिस गई बिसर गयो हरि नाम। आने जाने में ही जूते घिस गए और श्री कृष्ण का नाम भी मेरे मुंह से निकलना बंद हो गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परई सलाम। कि जिनको देखकर मन में दुख होता है उनको सलाम करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। कहने का अर्थ है कि प्रेमचंद जी को तो महान कथाकार थे। लेखक कह रहे हैं कि जो मान्यताएं, रूढ़ियां और रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, उन्हें तोड़ने का तुमने जो साहस किया है, उसमें तुमने यह दुख पाया है जिससे तुम्हारा जूता फट गया है। तुम समृद्धि नहीं पा सके जो तुम वो समृद्धि नहीं पा सके जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि तुम सख्त यानी कुरीतियां जिनके प्रति तुमने आवाज उठाई है, उनसे टकरा टकरा कर तुम्हारा यह जूता फट गया है। तुम उनसे अर्थात सामाजिक कुरीतियों से बचकर निकल भी तो सकते थे। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ लेखक ने प्रकट किया है और कि वे संघर्षशील तो थे ही। लेखक पूछते हैं कि तुम्हारी भी नेम धर्म वाली कमजोरी थी। नेम धर्म क्या होता है? जो नियम और धर्म को ही अपना कर्तव्य मानते हैं। लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि पांव की उंगली से इशारा कर रहे हो, तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो अंगुली छिपाए तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ।
लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि पाँव की उंगली से इशारा कर रहे हो कि वह कितनी घृणित है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी मुस्कान समझता हूँ और उंगली का इशारा भी समझता हूँ। प्रेमचंद जी हम पर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ते लड़ते मैंने अपनी ये हालत कर ली। उंगली बाहर निकल रही है, पाँव बचा रहा, अर्थात मेरा व्यक्तित्व बचा रहा। मैं चलता रहा और तुम हमेशा तलुए की चिंता में घूमते रहे। अपने व्यक्तित्व को तुमने खत्म कर लिया तो तुम चलोगे कैसे? वे ऐसे लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो दिखावे की संस्कृति में विश्वास करते हैं। यहाँ इस पाठ को पढ़कर आप जान सकेंगे कि प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व कैसा था। पाठ के द्वारा उन्होंने दिखावा पूर्ण जीवन जीने वाले लोगों पर करारा व्यंग्य किया है। आशा है यह पाठ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।